हम एकेडमी में आपका स्वागत। आज बात बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक बहाली के सिलेबस की कैसे तैयारी करें, सिलेबस को कैसे समझें, किन किन किताबों का अध्ययन करें, इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो बहाली निकाली है, यह उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ राजकीयकृत परियोजना सभी विद्यालयों के +2 स्तर के जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाध्यापक के लिए निकाली है। और हम सब जो हाई स्कूल +2 के शिक्षक हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अब तैयारी में लग भी गए हैं। आइए इसी सिलेबस को थोड़ा सा समझ करके कम से कम पुस्तकों में कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकें, इस पे बात करते हैं। तो सिलेबस के 2 पार्ट हैं। पहला है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा है शिक्षा शास्त्र का। सामान्य अध्ययन में जो है सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य अध्ययन का स्तर क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग हर साल कई परीक्षाएं आयोजित करता है, इसलिए उसके प्रीवियस ईयर के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा होने वाला है। बात शिक्षा शास्त्र की है। शिक्षा शास्त्र में बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीएड के लिए पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को ही शामिल किया है। इसमें कुल 12 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट बाल्यावस्था व्यक्तिक विकास से संबंधित है कि बालक का विकास कैसे होता है, भिन्न भिन्न स्टेजेस में उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसको समझना है। और इसमें भी पियाजे, इरिक्सन और कोहलबर्ग को विशेष फोकस करके समझना है। दूसरा यूनिट है सामाजिकरण और व्यक्तिगत विभिन्नता। समाजीकरण ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। और समाजीकरण में बाधाएं क्या हैं, जो भिन्नताएं हैं वही बाधाएं हैं। भिन्नताएं कैसी हैं, कहीं जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और पता नहीं कितने आधारों पे। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से भी, जैसे दिव्यांगता के आधार पे भी हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। और इन भिन्नताओं में एक समान चीज कैसे ढूंढा जाए और भिन्न भिन्न योग्यता वाले बच्चों को एक तरह की शिक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ना और समाजीकरण के संकल्पना को समझना जरूरी है। तीसरा है अस्मिता निर्माण। अस्मिता मीन्स आइडेंटिटी फॉर मेरी आइडेंटिटी क्या है, एक टीचर की आइडेंटिटी है। और भारत में आजकल अस्मिताओं से रिलेटेड बहुत सारे इशूज हैं। कहीं नारी अस्मिता आती है, कहीं जाट अस्मिता आती है, कहीं मराठा अस्मिता आती है, पता नहीं कितनी तरह की अस्मिताएं हैं। तो इन सब में शिक्षा का क्या योगदान है और विभिन्न अस्मिताओं को एक सामान्य रूप से कैसे टैकल किया जा सकता है, इसे समझना है। अवधारणा यानी कंसेप्ट के स्तर पे एजुकेशन कितने तरह का है, तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, अनफॉर्मल और इनफॉर्मल, इन सारे एजुकेशन को समझना है। यानी पहले जो होता था कि कैंपस में ही शिक्षा होती, विद्यालय आधारित शिक्षा होती, फिर हुआ कि विद्यालय से बाहर भी शिक्षा संभव है, और आज तो डिजिटल एजुकेशन की बात होने जा रही है। तो कौन शिक्षा किस रूप में है, औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, इसको समझना जरूरी है। राष्ट्रीय आदर्श, हमारे राष्ट्रीय आदर्श वही हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है। क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है, इसको सुनिश्चित करने वाली शिक्षा पे फोकस करना है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 जो है उसको विशेष रूप से पढ़ना है। चौथा यूनिट दर्शन और शिक्षा की बात करता है। हर शिक्षा का कहीं ना कहीं दार्शनिक आधार होता है, और दार्शनिक पद्धतियां जो हैं, जैसे प्रैग्मेटिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, इन सबको समझना है। कुछ इंडियन थिंकर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंदो घोष, कृष्णमूर्ति और गिजुभाई बधेका को पढ़ना है। और वेस्टर्न फिलोसफी में प्लेटो, रूसो और डीवी को पढ़ना है। पांचवा यूनिट जो है समानता और संवैधानिक प्रावधान, समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको पढ़ना है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, उसका भिन्न भिन्न समय पे अमेंडमेंट भी हुआ है, उसको भी पढ़ना है। अगला है अधिगम और अभिप्रेरणा। लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, होती कैसे है, इसमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या योगदान होता है, इसको पढ़ना है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सातवां यूनिट शिक्षक के कार्य और अनुदेशन, पाठ योजना। शिक्षक
बनने से पहले और शिक्षक बनने के बाद शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही पाठ्य योजना होता है। पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, अब लर्निंग प्लान बनाया जा रहा है, ये क्या है, और बच्चों को हम कैसे अनुदेशन देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इसको समझना है। 8वां जो है अधिगमकर्ता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी स्टूडेंट जो है किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, उसकी घरेलू स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो जो सराउंडिंग में रह रहा है उसका एनवायरनमेंट क्या है, इन सारे कारकों को पढ़ना है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, कोई भी काम करने के लिए अगर बार बार हम प्रयास कराते हैं तो पुनर्बलन का कार्य करता है, उसको रीइंफोर्समेंट बोला जाता है। और स्किल को कैसे एक्वायर करना है, इससे रिलेटेड है। EOM मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, आशु बेल का है। आशु बेल एक शिक्षा शास्त्री हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया, ये मैं एमएड में पढ़ा था, अच्छा लगा था। तथ्यों को किस तरह क्रमबद्ध प्रस्तुत करें, इससे रिलेटेड है। शिक्षण विधियां पढ़नी है, बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, जैसे प्ले वे है या ग्रुप डिस्कशन है, या और भी बहुत सारी विधियां जो बाद में हम चर्चा करेंगे। अगला है स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगॉट्स्की, इनको पढ़ना है। किस संदर्भ में? भाषा की समझ के संदर्भ में। भाषा में सब कुछ है और सब में भाषा है। भाषा ही वो चीज़ है जो मानव को मानव बना रही है, वरना हम भी शायद प्रगति नहीं कर पाते। भाषा के माध्यम से ज्ञान का संचय संभव होता है, प्रेषण संभव होता है। इसलिए भाषा बच्चे सीखते कैसे, इसकी समझ शिक्षक को जरूर होनी चाहिए। ज्ञान की रचना, बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। किस तरह ज्ञान की रचना करते हैं बच्चे, इसको भी हमें जानना होगा। भाषा संबंधी संवैधानिक प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 343 टू 351 और आर्टिकल 350A, इसमें संवैधानिक प्रावधान जो है उसकी बात करनी है। 10वां है अकादमिक अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, उसमें भी हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, सब अलग अलग फैकल्टी होती थी। वहाँ डिसिप्लिन का मतलब वही है, विभाग। अब एक विभाग, उसका अनुशासन क्या होता है, वो तय करता है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, यहाँ किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, उसके सिलेबस में क्या होगा, उसमें हम बेस्ट डिलीवरी मोड क्या हो सकता है, जो हमारे लर्नर हैं उनके बिहेवियर में जो चेंज लाना चाहते हैं, यानी कुछ टीचिंग के बाद हम जो देखना चाहते हैं बदलाव, उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये अकादमिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। 11वीं यूनिट समता एवं समानता की बात करती है, शिक्षक और शिक्षण विधियों की। 12वीं यूनिट पाठ्यचर्या के निर्धारक की बात करती है, पाठ्यचर्या कैसे बनती है। अगला है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन, आकलन, उपलब्धि प्रतिवेदन, समावेशी विद्यालय, स्वास्थ्य, शांति की समझ। अगला है मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में संसाधनों का विकास। अब चूंकि सिर्फ सिलेबस की बात कर रहा हूँ और बुक की बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। पाठ्यचर्या का निर्धारक क्या होता है, तो शिक्षा में जो कुछ भी है उसके निर्धारक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, और शिक्षा नीति से ही आपका पाठ्यचर्या निकलेगी, बाकी चीज़ें भी आएंगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ किताबों की। किताबों की बात करने के पहले आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग जो भी सिलेबस दे रहा है ना, यह पहले से आप जानते हैं। पूछिए कैसे? एक टीचर होने के नाते शिक्षण के पहले जब प्रशिक्षण लिया तब पढ़े थे, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार आपको भूलने नहीं दे रही है, हमको भूलने नहीं दे रही है। अभी लेटेस्ट हर साल ट्रेनिंग होती है, लेकिन इस बार की बात कर रहा हूँ। निष्ठा की ट्रेनिंग आपने किया ना, निष्ठा की ट्रेनिंग में 12 मॉड्यूल करने थे हाई स्कूल प्लस 2 के टीचर्स को। उन 12 मॉड्यूल के थीम को देख लीजिए, अब बहुत ही अच्छे से वो ट्रेनिंग हुई थी, इतना बढ़िया उसका स्टडी मटेरियल डेवलप किया गया है। फिर क्वेश्चनायर हैं, अगर किसी ने पढ़ा है और क्वेश्चनायर को किया है तो इन सब पे एक अच्छी समझ है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। पहला उसमें क्या था, पहला था पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। क्या इसमें आपको समावेशन मिला है कि नहीं? पाठ्यचर्या मिली है कि नहीं? नहीं देख रहे हैं तो अब ये देख लीजिए, पाठ्यचर्या भी है और समावेशन भी है। दूसरा उसका यूनिट क्या था, पठन पाठन मूल्यांकन में ICT था ना,
नहीं याद आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। 1 से 12 तक के जो भी उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है ना मॉड्यूल में, वो सब इसी से रिलेटेड है। उसमें एक चीज था, विद्यालय नेतृत्व की अवधारणा। आपको पता है ये एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है जिस पे अभी मैं बात कर रहा था, ये विद्यालय नेतृत्व है। 12वां अध्याय देख लीजिए, उसके प्रश्न कर लीजिए, आपने किया है और उससे आगे कुछ नहीं, उतना बहुत है। इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ क्या है, विद्यालय है, विद्यार्थी है, पढ़ाते हैं ना, पढ़ाइए बस। बीपीएससी क्या कहता है, सिलेबस पढ़िएगा कि एक सामान्य समझ, और सामान्य समझ जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी क्या होती है, जिन चीज़ों को भी देखता है तो एक ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसका। वो विद्यालय के प्रशासन को देखता है, वो विद्यालय के बच्चों को पढ़ते हुए देखता है और पढ़ाने के तरीकों को देखता है। तो इन सब पे अगर एक जागरूक रवैया अपनाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि होगा नहीं है, हम सब प्रधानाध्यापक के योग्य हैं। घोषणा होनी बाकी है, निश्चित रूप से जिस दिन रिजल्ट आएगा जो लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग सफल हो जाएंगे। आइए कुछ किताबों की बात कर ले रहा हूँ। पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और दूसरा सामान्य ज्ञान, और तीसरा वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये 3 पुस्तकें तीनों लूसेंट की हैं, बिहार में बहुत पढ़ा जाता है और मुझे लगता है कि तीनों को पढ़ना चाहिए बेस बुक बना करके। हालांकि ये टेक्स्ट बुक नहीं है, गाइड है, बट इतना अच्छा संकलन है कि इनको पढ़ करके, इनको बेस बुक बना करके हम प्रधानाध्यापक की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक अगर चाहे तो, संभव नहीं है लेकिन मैं कुछ और किताबें लिखा हूँ जो कि मेरे पास हैं, मैं पढ़ा हूँ, अच्छी किताबें इसलिए बता रहा हूँ। ईयर बुक कोई भी ले लीजिए, चाहे मनोरमा का हो या क्रॉनिकल का हो, उसमें आपको ये सामान्य अध्ययन की जितनी चीजें हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये सब की सब संक्षिप्त में और अपडेटेड होती हैं। तो चाहे मनोरमा का लीजिए या क्रॉनिकल का, या मार्केट में जो आपको समझ में आए ले लीजिए, अच्छी बुक होती है। भूगोल के लिए बिहार में डॉक्टर सुरेश प्रसाद की किताब पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा खुल्लर की भी भूगोल जो 11वीं 12वीं कक्षा के लिए पढ़ाई जाती है नेशनल लेवल पे, वो भी बहुत अच्छी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी करंट मैगजीन ले लीजिएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ किताबों से या कहीं नेट पे सर्च करके क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और इंडिविजुअल इनकम जो है, इस तरह के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो फिर बाकी सब तथ्यों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था पे चाहे तो क्या चाहें, डीडी बसु की किताब का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बहुत क्लिष्ट है और समय नहीं इतना पढ़ने के लिए। बिहार में जो 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसे जरूर पढ़िए, बहुत मस्त किताब है। और बिहार में एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाती हैं जो वाकई बहुत अच्छी किताबें होती हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो या जो कुछ भी हो, इनसे रिलेटेड अगर किताबें पढ़ने का समय हो तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हेडमास्टर तो बनेंगे ही, बेहतर शिक्षक जरूर बन जाएंगे। प्रधानाध्यापक में अध्यापक पहले से हम हैं, प्रधाना, बस प्रधाना जुड़ जाना है तो जुड़ जाएगा, इतना विश्वास है। मेरे लिए तो जुड़ गया है, जो मुझे बनना था बन गया हूँ। 15 साल की शिक्षा के बाद अब मुझे बिहार शिक्षा सेवा में भी जगह मिल गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में मेरा चयन हो चुका है और किसी प्रशिक्षण कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊंगा बहुत जल्द। मैं आशा करता हूं कि हम सब फिर एक बार बिहार लोक सेवा आयोग से अपने लिए एक पद सुनिश्चित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के संग आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।